हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 8 की 6 चैप्टर देसी जनता को सभ्य बनाना के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के कारण विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों एवं मूल्य मान्यताओं को बदलना है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रत्ययवाद की परंपरा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद यानी कई भाषाओं का जानकार थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है पूरब की जघन्य गलतियां। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्रत्ययवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली है। 1830 के दशक तक प्रत्ययवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन मैकेले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। थॉमस बेबिंगटन मैकेले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। हमारा अगला टॉपिक है व्यवसाय के लिए शिक्षा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। हमारा अगला टॉपिक है विलियम एडम की रिपोर्ट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। उन्होंने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी।
तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। हमारा अगला टॉपिक है नई दिनचर्या नए नियम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोले तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। हमारा अगला टॉपिक है अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में चिंता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे हैं और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित किए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा अगला टॉपिक है टैगोर का शांति निकेतन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के नाम से एक संस्था शुरू की थी। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।